नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर के प्रेक्षागृह में संसदीय रिपोर्टिंग विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और विधानसभा के रजत जयंती वर्ष की उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने भी 25 वर्षों की गौरवमयी यात्रा पूरी की है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि हाल ही में विधायकों के लिए भी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ हमारे सदस्यों को मिला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अनेक नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं। इसी तरह पत्रकारों की भी अहम भूमिका है, जो विधानसभा की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी पत्रकार बंधु बड़ी मेहनत से विधानसभा की कार्यवाही को कवर करते हैं, जिससे आमजन ये जान पाते हैं कि विधायकों द्वारा उनके मुद्दों को गंभीरता से उठाया जा रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संबोधन में संसदीय पत्रकारिता की महत्ता बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा में पत्रकारों का योगदान अतुलनीय रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की आयोजित होने वाली किसान जवान संविधान रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनसभा में भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। शनिवार को दीपक बैज ने कहा कि साइंस कॉलेज मैदान में होने वाली रैली को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के संगठन महामंत्री संबोधित करेंगे। दीपक बैज ने कहा कि 7 जुलाई को कांग्रेस के द्वारा किसान जवान संविधान सभा का आयोजन राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में किया गया है। इस सभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री वेणुगोपाल संबोधित करेंगे। इस सभा का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सहित देश भर में किसानों और जवानों की आवाज़ उठाना है। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस प्रकार से संविधान और संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्ता पर प्रहार किया जा रहा है, उसको जनता तक ले जाना है। इस सभा में 25,000 से अधिक लोग प्रदेश भर से शामिल होंगे। हमारे देश में गौमाता यानी गाय न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये किसान, गांव और राष्ट्र के कल्याण का आधार भी है। यही कारण है कि जहां एक तरफ योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गोवंश की हत्या पर रोक लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की है, वहीं इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में गोवंश को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ा गया है, जिसके कारण गोबर और गोमूत्र के व्यवसाय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। प्रदेश में गो आश्रय स्थलों में महिला समूहों की भागीदारी से नारी शक्ति भी सशक्त हो रही है। सरकार के प्रयासों से युवाओं के लिए पशुपालन और डेयरी सेक्टर में नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। तो सरकार भी स्वदेशी गौ संवर्धन, नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान पर विशेष फोकस कर रही है।
इसके अलावा टीकाकरण और मोबाइल वेटनरी यूनिट से पशु स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ व्यापक सुधार दिखाई देने लगा है। योगी सरकार में प्रदेश में चारा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही पशुपालन का बुनियादी ढांचा भी अधिक सशक्त हुआ है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था पर गोवंश का किस प्रकार असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,90,00,000 गोवंश हैं। 11.84 लाख निराश्रित गोवंश इसमें शामिल हैं। वर्ष 2017 में यह संख्या 12 लाख से अधिक थी। जनवरी 2019 में पहली बार योगी सरकार ने निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति को लागू किया। 2017 से पहले 100 गो आश्रय स्थल थे, जो वर्तमान में बढ़कर 7,717 हो चुके हैं। गो आश्रय स्थलों में 12.52 लाख गोवंश संरक्षित हैं। गोवंश के भरण पोषण के लिए सरकार 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रत्येक वृहद गो संरक्षण केंद्र के निर्माण पर 1,60,00,000 रुपए का निवेश किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5,500 टन गोबर का उत्पादन हो रहा है। 390 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था में पशुपालन क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.67 लाख करोड़ रुपए है। बीते 8 वर्षों में 2,202 पशु चिकित्सालयों के अतिरिक्त 39 नए चिकित्सालय और 2,575 पशु सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024 से 2025 में 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स ने 15.93 लाख पशुपालकों के 32.34 लाख पशुओं को चिकित्सा सुविधा दी। लंपी स्किन डिजीज पर नियंत्रण के लिए भी 1.52 करोड़ टीकाकरण किए गए। योगी सरकार द्वारा लगातार धर्मांतरण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। ये अभियान अवैध धर्मांतरण को लेकर चलाया जा रहा है। यूपी एटीएस ने अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड और 50,000 रुपए के इनामी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने मास्टरमाइंड के साथ उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को भी अरेस्ट किया है। वहीं एटीएस द्वारा गिरोह के 2 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि बलरामपुर के ग्राम मधुपुर में पीर साहब, नसरीन, जमालुद्दीन, महबूब आदि के नाम से कई संदिग्ध व्यक्तियों के रहने, विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ी खरीदने की जानकारी मिली। इस पर इस पूरे मामले की जांच एटीएस को दी गई। एटीएस की जांच में सामने आया कि ये गिरोह सुनियोजित तरीके से युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराता था। जांच के अनुसार गिरोह के सदस्यों ने 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की थी। बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। बहुत पहले ये अंगूठी बेचता था, फकीरी करता था। बाद में ये प्रधान हुआ, 2 बार प्रधान हुआ। उसके बाद तमाम भ्रष्टाचार करके अपना मकान बनाया, वहां से ये प्रसिद्ध हुआ। तब से झाड़ फूक दुआ भूत करता है और बहुत बड़ा बाबा बन गया है। ये तो यहाँ तक ये भी सके कि इसके पास विदेशी फंडिंग आता है। आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये तमाम अनैतिक कार्यों में जो है संलिप्त, और मैं चाहता हूँ कि इस पर विभागीय उच्च अधिकारियों जो द्वारा जांच किया जाए। एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आएगा। अच्छा, नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये अपराधी है नहीं तो फरार क्यों है? मैं ये चाहूंगा कि प्रशासन इस पर गंभीरता से जांच करे और उचित कार्रवाई करे। मुझे तो ये भी सके कि इसके साथ पास विदेशी फंडिंग भी होता है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है,
इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। जो आपके यहाँ छांगुर बाबा है, ये प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने ग्राम पंचायत मुख्यालय टांगला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वामित्व कार्ड का वितरण कर शिविर का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान में वृक्षारोपण किया। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जारी किया जा चुका है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और इससे उनके अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है और अब केंद्र सरकार इस अधिनियम में बदलाव करने जा रही है, जिससे गरीब मुसलमानों को अधिक लाभ मिलेगा। ये स्पष्ट हो गया है कि नए एक्ट के हिसाब से अब कार्यप्रणाली जो वक्फ की है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। इस नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत तमाम लोगों को जो सेंट्रल वक्फ एक्ट उम्मीद बना है उसके हिसाब से अपने रजिस्ट्रेशन कराने अनिवार्य होंगे। जो भी मुस्लिम औकाफ हैं, मुस्लिम प्रॉपर्टीज हैं, मुस्लिम मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है या कोई भी वक्फ की संपत्ति है, तमाम लोगों को 6 माह के भीतर अपनी तमाम जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं, जहां जो कमेटी है उसको वक्फ में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। खबर अमरोहा से है, जहां धनोरा शारा क्षेत्र के गांव चुचेला कला में मुहर्रम का पर्व धार्मिक श्रद्धा और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। मेहंदी का ताजिया निकाला गया, जिसके बाद दिन भर पगड़ी रस्म और अखाड़ों का आयोजन हुआ। युवाओं ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। वहीं शहर भर में लोगों के लिए लंगर और ठंडे पानी शरबत की सबीलें लगाई गईं। मेहंदी का जुलूस इमामबाड़ा से शुरू होकर पूरे गांव में निकाला गया और वापस इमामबाड़ा पहुंचा, जहां फातिहा के साथ इसका समापन हुआ। देर रात तक चले इस जुलूस में आलम शामिल हुए, जिनके आलमदारों की पगड़ी बांधकर हौसला अफजाई की गई। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजियों का जुलूस निकाला गया, जिन्हें बाद में करबला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। समाज के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम किया। यूपी के हमीरपुर ज़िले के सरीला तहसील में कानूनगो का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है, जिसमें एक किसान से पैमाइश के नाम पर कानूनगो ने 20,000 रुपये की मांग की, जिस पर किसान ने मजबूरी में उसे 5,000 रुपये की पहली किश्त दे दी और शेष रुपए बाद में देने की बात कही। वहीं किसान द्वारा कानूनगो को दिए गए 5,000 रुपये का वीडियो इंटरनेट में वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद खलबली मच गई।
प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए रिश्वत लेने वाले कानूनगो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया। हिंदू पक्ष को झटका लगा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने यह फैसला सुनाया। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में फैसले पर सबकी नज़र थी और अदालत ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए अर्जी खारिज कर दी। कि स्टेनोग्राफर को आदेश दिया जाए कि वो उसमें जो विवादित ढांचा के तौर पे कोट करें, आदेश में, हर आदेश में उसको विवादित ढांचा लिखा जाए। यही एक सिंपल प्रेयर थी जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज रिजेक्ट किया है। इसमें कहीं कुछ हिंदू पक्ष को कोई झटका वटका नहीं लगा है, क्योंकि अभी इशू फ्रेम होना ये सामान्य एप्लीकेशन था। वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑर्डर में लिखा जाए या न लिखा जाए, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो है ही है, तभी तो सूट चल रहे हैं, इतने 18 वाद चल रहे हैं। तो बस वही है, उसमें कुछ असर नहीं पड़ेगा। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर नहीं लिखा जाएगा, यही एक बात है। उस एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। ऐसे कुछ हिंदू पक्ष को कोई झटका नहीं है। हालांकि सुनवाई के लास्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारे एक साथी ने क्वेश्चन किया कि अभी सुनवाई चल रही है, आदेश अपलोड भी नहीं हुआ है और इस तरह से सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है कि हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। संभल की गुनौर तहसील क्षेत्र के जुनावाई थाना क्षेत्र के गांव हरगोविंदपुर में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब दूल्हे को लेकर जा रही नियो बोलेरो कार एक स्कूल के गेट से टकरा गई। इसमें दूल्हा समेत 8 लोगों की मौत हो गई तथा गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बीती शाम 7:30 बजे थाना जुनावाई को जब सूचना मिली कि एक बोलेरो नियो कार है वो जनता इंटर कॉलेज की दीवार तोड़कर क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, जेसीबी की सहायता से उस कार को काटते हुए उनमें से जो घायल लोग थे उन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। संभवतः ड्राइवर की गलती की वजह से यह गाड़ी पलट करके स्कूल की दीवार में टकराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जनपद संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना घटित हुई, जिसमें शाम को 7:30 बजे थाना जुनावाई को सूचना मिली कि एक बोलेरो नियो कार है, जनता इंटर कॉलेज की दीवार तोड़ के वहां पे क्षतिग्रस्त हो गई है। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और जेसीबी की सहायता से उस कार को काटते हुए उनमें से जो घायल लोग थे उनको अलीगढ़ रेफर किया। उनमें से 5 घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया है और 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये लोग थाना जुनावाई के हरगोविंदपुर गांव के रहने वाले थे। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर घिनौनी वारदात का यह गवाह बना है। इस बार निशाना बनी है एक 20 वर्षीय युवती जो अपनी कैंसर पीड़ित मां का इलाज कराने अमरोहा से मेरठ आई थी। वार्ड नंबर 11 में भर्ती इस युवती की उस वक्त वीडियो बना ली गई जब वो अस्पताल के बाथरूम में नहा रही थी। वीडियो बनाने का आरोप उसी वार्ड में भर्ती एक महिला के पति पर लगा है, जिसका नाम मेहताब है। मेहताब ने चोरी छुपे नहाती हुई युवती की अश्लील वीडियो बना ली और फिर उसे भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। उसने युवती को कॉल कर बात करने के लिए मजबूर किया और मानसिक दबाव डाला। घबराई युवती ने हिम्मत जुटाकर अपने एक मित्र को यह बात बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी मेहताब को गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा कहाँ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसी कॉलेज के बाथरूम में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना भी हो चुकी है।
यूपी के हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव में खेत में बनी नलकूप की कोठरी में दिन दहाड़े मूक बधिर वृद्ध किसान की अज्ञात ने फावड़े से काटकर हत्या कर दी। फावड़ा मांगने गए पड़ोसी ने खून से लथपथ शव देख परिजनों को सूचना दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने शव उठने नहीं दिया। कोठरी की कुंडी बाहर से बंद कर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया गया। समझाने के बाद भी जाम न खोलने पर पुलिस ने लाठियां पटक कर जाम खुलवाया। 1.5 घंटे बाद यातायात सामान्य हो सका। ये मेरे दादाजी हैं, इनको दिन दहाड़े किसी ने फावड़े से मार दिया। हमारे खेत के सामने एक खेत है, वहाँ पे किसान थे, तो उन्हीं के माध्यम से जानकारी आई। छोटे भाई के मोबाइल पे फ़ोन आया पुष्पेंद्र के, तो वो हमको लेके साथ में जब हम मौके पर पहुँचे तो वहाँ पे मृतक। तो हमको जानकारी है नहीं, रंजिश तो किसी से थी नहीं, लेकिन ये है कि ऐसी वारदातें केवल हमारे घर में ही हो रही है। अभी 1 महीने पहले भी यही घटना हुई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।